जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ से हम आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 51। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केस स्टडी जो आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दी थी। फिर इसके अलावा एक जो छोटा सा कंसेप्ट था हमारा एथिक्स में, वो स्टडी करेंगे, हमारा पेंडिंग कंसेप्ट था। और जो फाइनेंस का पोर्शन हमने स्टार्ट करना है आज, वर्किंग कैपिटल, उसकी कुछ बेसिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले होम असाइनमेंट कितने स्टूडेंट ने किया, ज़रा हाथ उठाइए। हाँ शाबाश, होम असाइनमेंट आपने डेली करते रहना है। और कितने स्टूडेंट्स ने फाइनेंस पोर्शन का भी कोई एक क्वेश्चन किया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इन्वेस्टमेंट? भाई ये कम स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ना करें। डेली बेसिस पे आपको बताया कि आपने कम से कम एक क्वेश्चन फाइनेंस पोर्शन में से ज़रूर करना है, एक दिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एक दिन इन्वेस्टमेंट। वो प्रैक्टिस करते रहे। इवन जो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी किया हुआ है ना, वो दोबारा कर ले, कंसेप्ट रिफ्रेश हो जाते हैं, पक्के हो जाते हैं कंसेप्ट। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना, बोर हो रहे हो तो मूवी पहले देखी हो तो दोबारा देख लेते हैं। ऐसे कभी किया आपने? कभी नहीं किया? कभी मूवी देखी नहीं आपने? तो चले, अच्छी बात है, ये ज़्यादा अच्छी बात है। चले तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन दोबारा करने में कोई हर्ज नहीं है। टॉपिक हमने कल कवर किया था AAA मॉडल, अमेरिकन काउंटिंग एसोसिएशन मॉडल। 7 स्टेजेस थी। इनमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, होम असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, एक केस स्टडी तो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई कंसेप्चुअली प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए सवाल। स्टेप, अच्छा ये स्टेप 5 अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि स्टेप 5 है क्या। देखिए स्टेप नंबर 1 क्या है, वो कुछ भी नहीं है, वो तो समरी है। और इसमें सबसे अहम चीज आपने क्या ध्यान रखना है, उसको बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होने देना, 3 लाइंस के अंदर उसको समेटना है। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, हमने जो एथिकल इशू आइडेंटिफाई किया। और इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आपने क्या कोशिश करनी है, जो कोड ऑफ एथिक्स में आपने थ्रेट्स पढ़े हुए हैं, कोशिश करना है उनके नाम यूज करें। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट था, सेल्फ थ्रेट था, फेमिलियरिटी थ्रेट था, इसके अलावा इंटिमिडेशन, एडवोकेसी थ्रेट। लेकिन अगर वो अल्फाज फर्ज कीजिए आपके जहन में नहीं आते, तो आप उन इश्यूज को जेनेरिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप सोल्यूशन में देखेंगे दोनों अप्रोचेस फॉलो की गई है। एथिकल इशू को स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड में भी एक्सप्लेन किया है और बाजू का जनरल वर्ड में भी एक्सप्लेन किया। ओके, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट था हमारा प्रिंसिपल, इसमें नॉर्म प्रिंसिपल्स वगैरह, इसमें भी आपने क्या कोशिश कर, इसमें क्वेश्चन के अंदर वो बताएगा अमूमी तौर पे कि जी कंपनी की नॉर्म ये है, जैसे कि उसने एक प्रीवियस हमने केस स्टडी की थी उसमें बताया था। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बताता तो आपने जनरली जो किसी प्रोफेशन या उस पोजीशन के ऊपर जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, वो जो पर्सन अंडर एथिकल इशू इन्वॉल्व है, उसकी पोजीशन से जो एक्सपेक्टेशन है वो आपने बतानी है। जैसे फर्ज कीजिए अगर वो आपको ये तो बताता है कि एक टीचर जो है वो एक एथिकल इशू में इन्वॉल्व है, ठीक है, लेकिन कॉलेज की पॉलिसीज या नॉर्म नहीं बताता आपको, तो आप क्या करेंगे, आप जनरली सोचेंगे कि टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। टीचर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी उसमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होगी। टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव होगा, किसी एक स्टूडेंट्स को अनड्यू फेवर नहीं करेगा। तो जनरली जो उस पोजीशन से आपकी एक्सपेक्टेशन होती है आपने वो लिखनी है। सबसे पहले समरी आ गई, फिर उसके बाद एथिकल इशू आ गया, फिर उसके बाद प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल कैसे डील करना है ये बात समझ आ गई। अच्छा, सेकंड और थर्ड में अहम चीज, फर्स्ट में आपको क्या चीज बताइए, एग्जाम में किस चीज का ध्यान रखना है, अपने आप को ज्यादा डिट्रैक्ट नहीं होने देना, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होना। सेकंड और थर्ड में किस चीज का ध्यान रखना है, अगर मल्टीपल एथिकल इशू है, फर्ज करें अगर किसी केस स्टडी के अंदर मल्टीपल एथिकल इश्यूज हैं या मल्टीपल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं, कोई एक लिखेंगे या कि दोनों लिखेंगे, दोनों लिखेंगे। ये तो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना था ना केस स्टडी का, और यही अप्रोच हमारी टकर 5 क्वेश्चन मॉडल में थी कि अगर इज इट प्रॉफिटेबल, एक की बजाय दो चीजें आ गई, लैंड की एक्विजिशन भी चीपर रेट के ऊपर है, लेबर भी चीपर रेट के ऊपर है, तो हम क्या करते थे, दोनों को डिस्कस करते थे। तो यहां तक तो क्लियर है। वैसे ये बड़ा हिस्सा हमारी केस स्टडी का ये सेकंड और थर्ड पॉइंट है, ये अगर आपने लिख लिया तो इसका मतलब है टेक्निकली केस स्टडी आपकी तकरीबन टेक्निकली सॉल्व होगी। जिसके बाद फोर्थ स्टेप है वो, उसमें क्या करते हैं हम, उसमें हम बताते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शंस यानी गिवन सिचुएशन में क्या करते हैं। अच्छा, इसमें अहम चीज क्या थी, क्या हम सिर्फ गुड ऑप्शंस लिखते हैं कि गुड और बैड दोनों, ऑल अवेलेबल ऑप्शन लिखते हैं। इससे हमें गर्ज नहीं है कि वो सही है या गलत है। एनालिसिस करना है ना, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करते हुए तो हमने राइट डाउन करना है गुड ऑप्शन को भी, बैड ऑप्शन। अगेन यहाँ पे भी
अगर फर्ज कीजिए कोर्स ऑफ एक्शन सिर्फ एक हुआ तो हम उसी के बारे में लिखेंगे कि सर डू एक्टिविटी नंबर 1, डू नॉट डू एक्टिविटी नंबर 1। और अगर साथ में कोई दूसरा एक्शन भी हुआ तो डू एक्शन नंबर 2 और डू नॉट डू एक्शन नंबर 2। मतलब ये दो हो जाएंगे ना। अगर मल्टीपल इश्यूज जनरल रूल में रखिएगा, अगर मल्टीपल पॉइंट्स होंगे तो आपने ऑल पॉइंट्स को कवर करना है। एग्रीड। स्टेप नंबर 4 में हम किस जगह पे है भला? ऑप्शंस लिख लें। स्टेप नंबर 3 में क्या लिखा था? प्रिंसिपल्स। अब आपने सिर्फ एक चीज देखनी है, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहे हैं, गौर से सुन लीजिए। स्टेप नंबर 5 में आपने देखना है, पहले ऑप्शन नंबर 1 को पकड़ना है जो थी कि डू दिस, और देखना है क्या ये प्रिंसिपल्स पे पूरा उतरती है कि नहीं। यानी अगर हम ये काम करते हैं तो प्रिंसिपल्स कंप्लाई होंगे कि वायलेट होंगे, सिर्फ ये बात बताएं। फिर दूसरा एक्शन पकड़े और क्या बताएं कि क्या इस एक्ट से प्रिंसिपल वायलेट होगा या नहीं। जैसे अगर कोई चीज हमने रिपोर्ट करनी है तो स्टेप नंबर 5 में क्या देखें, प्रिंसिपल्स हमने बता दिया 3 में, 4 में बता दिए या तो हमारे पास ऑप्शन है रिपोर्ट करो या ऑप्शन है रिपोर्ट ना करो। 5 में क्या लिखेंगे, अगर हम रिपोर्ट करते हैं तो ये इस प्रिंसिपल को कंप्लाई करेगा, और अगर रिपोर्ट नहीं करते, दूसरा पॉइंट ये होगा, अगर रिपोर्ट नहीं करते तो ये इस प्रिंसिपल को ब्रीच करेगा। केस में अगर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है तो वो भी बता देंगे कि अगर कंप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल को तो अगर रिपोर्ट करेंगे प्रिंसिपल को कंप्लाई करेगा, लेकिन जॉब इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी। हमें वो जो उसने हमें पैसे देने का, प्रमोशन देने का वादा किया है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये यानी आपने इसको सिर्फ कॉन्सिक्वेंस, ये सॉरी, आपने इसको सिर्फ क्या करना है, मैच करना है। स्टेप नंबर 5 में क्या करना है, जो आपके पास स्टेप नंबर 4 की ऑप्शंस हैं उनको सिर्फ 3 के साथ मैच करना है कि ये काम करने से ये प्रिंसिपल मीट होगा, दूसरा काम करने से प्रिंसिपल वायलेट होगा। सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं करना। डन, 5वां स्टेप हो गया। फिर से बताइए 5वें स्टेप में क्या करना है हमने, ऑप्शंस को, यानी यू असूल बना लीजिए कि स्टेप 4 में जितने पॉइंट्स होंगे ना, स्टेप 5 में भी उतने ही पॉइंट्स होंगे, और स्टार्ट आपने स्टेप 4 के पॉइंट से ही करना है, लेकिन एंड किसके साथ करना है, स्टेप 3 के प्रिंसिपल के साथ। और लिंक क्या बनाना है कि क्या इस एक्ट से ये प्रिंसिपल पूरा हो रहा है या वायलेट हो रहा है। खत्म। स्टेप 5 में और कुछ नहीं करना। स्टेप 5 मेरा ख्याल था ये आपके लिए आसान होगा, आपको 2 और 3 में प्रॉब्लम होगी जो टेक्निकल है, लेकिन 2 और 3 आपने कहा ओके है, शायद इस वजह से कि आपका ने पहले वो पढ़ा हुआ कोड ऑफ एथिक्स में प्रिंसिपल्स और थ्रेट, इसलिए शायद प्रॉब्लम नहीं। तो ये स्टेप नंबर जो है हमारा 5, ये तो बहुत आसान है कंपैरेटिवली 2 और 3 की निस्बत। तो क्या करना है, 5 में 4 को लिंक कर देना है 3 के साथ और बताना है क्या मीट हो रहा है और क्या वायलेट हो रहा है। डन। और 6 में क्या करना है, कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस भी अगेन आपके जो एक्शंस पे डिपेंड करेंगे, ये कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके स्टेप 4 पे डिपेंड करेंगे, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस में क्या लिखना है अब, हाँ के स्टेप नंबर 4 में कॉन्सिक्वेंसेस में भी आपके समझ लीजिए उतने ही पॉइंट है जितने स्टेप नंबर 4 में है, लेकिन अब यहां पे आपने क्या करना है, लिखना है कि स्टेप नंबर 4 का पहला काम करने से ये इफेक्ट होगा, दूसरा काम करने से ये इफेक्ट होगा। कभी आपको पैसे मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, कभी प्रमोशन होगी, कभी जॉब थ्रेट होगा, इनसिक्योरिटी होगी, ये करना है। यानी 5 और 6 में आपने उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करना है, स्टार्टिंग पॉइंट जो आपके स्टेप 4 में है। फर्क क्या है, स्टेप 5 में 4 को लिंक करना है 3 के साथ, और स्टेप 6 में 4 के बारे में बताना है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अगर ये काम करते हैं तो क्या नतीजा होगा, नहीं करते तो क्या नतीजा होगा। और 7 आपको पता है, वो जो भी एथिकल, मोस्ट एथिकल सोल्यूशन जो आप उसमें सिचुएशन में होगा उसको आपने अडॉप्ट करना, चाहे उसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस क्यों ना हो रहा हो। ठीक है, यानी एथिक्स के क्वेश्चन में हमने एथिक्स को प्रेफर करना, प्रॉफिट को प्रेफर नहीं करना। सिंपल, क्लियर जी। चलिए आइए जरा एक फिर, अब ये क्लियर हो गया आपको क्या, ओके।
सम टाइम में जो वर्डिंग होती है वो जाहिर है ये क्लास का टेम्पो बाज़-औक़ात कुछ और होता है, ये हमने तसल्ली से घर बैठ के इजी टाइम में जो है इसको फाइनल किया होता है, ड्राफ्ट किया होता है। तो सम टाइम इसके अल्फाज और क्लास के लेक्चर के अल्फाज में फ़र्क होता है, क्योंकि क्लास में जो उस्ताद चल रहा होता है ना वो स्टूडेंट के साथ साथ चल रहा होता है, स्टूडेंट के लेवल पे आके कोशिश करता है चले। तो ये अल्फाज अक्सर ऐसे आप देखेंगे कि बुक्स के जो अल्फाज होते हैं वो कुछ थोड़े से डिफरेंट होते हैं और टीचर क्लास में जो अल्फाज बोलता है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इससे कंफ्यूज नहीं होना होता, क्योंकि दोनों कंसेप्ट सेम है। सिर्फ ये क्लास में हमारे पास ऑप्शन होती है, हम अपने अल्फाज को, सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं, स्टूडेंट के फीडबैक के लिहाज से एग्जाम्पल को चेंज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस आना नेचुरल है। ऐसा नहीं कभी होता कि जो किताब में लिखा हुआ है एज इट इज़ वही टीचर बोले, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, जाहिर है एक्सप्लेन करना होता है। तो मेन पॉइंट और कंसेप्ट तो सेम होंगे, बाज़ औक़ात क्लास जो उस्ताद अल्फाज बोलेगा थोड़े से डिफरेंट है, बुक वाले डिफरेंट है। ठीक है, आपको जो आप जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो उनको फॉलो कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब ज़रा एक केस स्टडी भी डिस्कस कर लेते हैं। और आपने बताया कि असाइनमेंट में आपको सबसे मुश्किल जो केस स्टडी लगी वो ये है क्वेश्चन 12 की, ऐसा ही है? अच्छा, अब अगेन मुझे बताइए, क्या डिस्कशन करते हुए ज़रूरी है कि हमारी डिस्कशन एग्जैक्टली वैसी हो जैसी सोल्यूशन है? 70 to 80% सेम होगी, 70 to 80% सेम होगी, मेजर स्टेप्स सारे सेम होंगे, लेकिन सम टाइम कुछ एक्सप्लेनेशन में फ़र्क आएगा और आप भी जब लिखेंगे तो उसमें फ़र्क आएगा, क्योंकि केस स्टडी का असूल ही यही होता है कि इसका कोई पक्का आंसर नहीं है एग्जैक्ट। ठीक है, एनालिसिस के लिहाज से चेंज हो सकता है। स्टार्ट करता है। सबसे पहले एग्जाम में हमने क्या करना है? रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। रिक्वायरमेंट में क्या करें? अप्लाई द ट्रिपल ए मॉडल ऑन द अबव सिनेरियो। क्या रिक्वायरमेंट से पता चल गया कौन सा मॉडल हमने अप्लाई करना है? ओके, जैसे ट्रिपल ए मॉडल है, आपको कुछ भी नहीं ना आता, कुछ भी नहीं आता, आपने इसके साथ हेडिंग 7 स्टेप्स लिख देने हैं, आपको उसके नंबर मिल जाएंगे। पूरे नंबर तो नहीं मिलेंगे, आधे नंबर भी नहीं मिलेंगे, लेकिन 20% के करीब भी, 20-25% के करीब भी मार्क्स मिल गए ना। 6, 7, 8 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर भी मिल गए तो चलें, कुछ ना कुछ तो सिक्योर हुआ हमारा। तो एग्जाम में अगर फर्ज करें इन वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ भी नहीं आता, तो आपने क्या करना है? कम से कम हेडिंग जरूर लिख देनी है। इसी तरह टक्कर में चलिए, लेकिन बहरहाल आप इस 7 हेडिंग से कोई बड़ी बात नहीं है, आधे घंटे में याद हो जाते हैं, बल्कि आधा 5 मिनट लगते हैं, आधे घंटे में 2-3 दफा रिवाइज भी हो जाएंगे। ट्रिपल ए मॉडल क्या था? स्टेज में फिर से बता दीजिए, मैं भूल गया। सबसे पहले क्या करना है? सिचुएशन समरी बनानी है, थ्रेट्स बताने हैं, एथिकल इशू बताना है, प्रिंसिपल नॉर्म्स बताने हैं, वैल्यूज बतानी है, अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, फिर उसके बाद मैच करना है, कॉन्सिक्वेंसेस। शाबाश, बेहतरीन। आइए, यू आर ए नॉन एग्जाम, अभी मैं पढ़ूंगा, इसका एनालिसिस करूंगा, समरी बनाऊंगा, उसके बाद लिखना है। मुझे बताइए, जितनी भी केस स्टडीज है मैनेजेरियल पोर्शन की, जितनी भी केस स्टडीज है, हम जब पढ़ते हैं अहम चीजों को साथ साथ अंडरलाइन कर देते हैं। लिखना कब स्टार्ट करते हैं? जब सारी केस स्टडी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद। ये तो आपको पता है, बेसिक रोल है। यू आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ प्रीकास्ट Conc Limited PCL that deals in precast structure used in building bridges and trench covers। इसमें बताइए क्या कोई इशू इन्वॉल्व है किसी? नहीं, वो तो बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा है कंपनी के ऑपरेशंस के बारे में। बिल्डिंग मटेरियल बना रहे हैं, ठीक है। एक और केस स्टडी थी, उसमें क्या शायद वो था, वो कि दरख्त को काट के इस्तेमाल करते थे, ऐसा की केस स्टडी की है ना? हाँ बिल्कुल। तो ये नेचर ऑफ बिजनेस है, मे भी आगे चल के इसको कहीं यूज करे, मे भी ना करे। PCL has a few medium-term agreements with pre-qualified steel suppliers। ये भी नेचुरल है, कंपनी के बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर के साथ होंगे, कुछ सप्लायर के साथ होंगे, नेचुरल है, ठीक है। अच्छा, इसमें बोला उसमें प्री क्वालिफाइड सप्लायर। प्री क्वालिफाइड सप्लायर क्या होते हैं ये पता है आपको? सप्लायर तो वो है जिनसे सामान खरीदेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंटेंट की जुबान में। प्री क्वालिफाइड का मतलब क्या है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में हमने तो अगर फर्ज कीजिए कोई सामान खरीदना, क्या करते हैं हम? घर से निकलते हैं, बाजार जाते हैं, जहां पे 4-5 दुकानों से पता किया, जहां से अच्छा सस्ता मिला वहां से ले लिया, रेट अच्छा लगा, क्वालिटी अच्छी है तो। कंपनीज एड हॉक बेसिस पे बाइंग नहीं करती। एड हॉक बेसिस पे मतलब ये ऐसे नहीं कि मार्केट में गए और बाय कर लिया, किसी से भी बाय कर लिया, या जिसने भी सस्ता दिया उसमें। कंपनीज ने अपनी एक लिस्ट बनाई होती है कि कौन कौन से सप्लायर ऐसे हैं जो मार्केट में ट्रस्ट वर्दी है।
ये लिस्ट पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे बनती है, ये लिस्ट मार्केट में सप्लायर की रेपुटेशन की बेस पे बनती है। इस प्री क्वालिफाइड सप्लायर की लिस्ट का मतलब ये होता है कि हमने जब कभी बाइंग करनी है हमेशा इन्हीं सप्लायर से करनी है, इसके अलावा किसी सप्लायर से नहीं करनी। क्योंकि एक छोटा सा रॉ मटेरियल अगर आपका पुअर क्वालिटी का आ जाए ना, तो उसके बाद इसका मतलब है उसके ऊपर आपने जितनी लेबर लगाई, जितने ओवरहेड लगाए, जो भी पैकिंग में एक्सपेंसेस, मार्केटिंग में एक्सपेंसेस, सब जीरो हो गए अगर आपका रॉ मटेरियल सही नहीं है। सारा नुकसान वेस्टेज हो गया। तो कंपनीज का बड़ा कंट्रोल होता है कि रॉ मटेरियल हमें जो सप्लाई कर रहे हो वो अच्छी क्वालिटी का हो। तो वो फिर रिस्क नहीं लेते कि हर मार्केट में नहीं आने वाले बंदे को जिसने कम रेट ऑफर किया उसको ऑर्डर दे दिया, नहीं। वो पहले ऑब्जर्व करते हैं उसको, उसके साथ छोटी मोटी मार्केट में रेपुटेशन देखते हैं क्या उसकी, फिर उसके बाद तो ये लिस्ट होती है प्री क्वालिफाइड सप्लायर की लिस्ट। प्री क्वालिफाइड या इसे अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर भी कहते हैं। ये बात समझ आ गई। बाज़ का जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उनके सप्लायर्स की जो लिस्ट बनती है वो बड़ा कंपटीशन होता है, उसमें बड़ी सिफारिश चलती है कि सर हमारा नाम भी अपने अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ सप्लायर में ऐड कर दें, जाहिर है उसमें मार्जिन भी होता है। तो प्री क्वालिफाइड सप्लायर इन ए बोर्ड मीटिंग द प्रोक्योरमेंट कमेटी कौन सी है? परचेज कमेटी is presenting the case of a private company Strong Steel Limited SSL which was pre-qualified in 2013 as supplier of steel। अब वो एक केस डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक कोई एथिकल इशू आया है? अभी तक सिर्फ वो कंपनी के बारे में, उनकी एक्टिविटीज के बारे में बता रहे हैं। एथिकल इशू अभी तक कोई नहीं आया। ठीक है, कंपनी बिल्डिंग में मटेरियल में डील करती है, कोई इशू नहीं एथिकल इसमें। उसके सप्लायर्स है प्री क्वालिफाइड लिस्ट, कोई इशू नहीं। रिसेंटली एन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट आइडेंटिफाइड। इंटरनल ऑडिट पता है आपको क्या होता है? कंपनी के अंदर एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट होता है जो चेकिंग करता है कि कंपनी में सारी चीजें ठीक चल रही हो, किसी किस्म का इंटरनल फ्रॉड, इरेगुलरिटी ना हो। तो कंपनी का इंटरनल ऑडिट जो डिपार्टमेंट है उसने रिपोर्ट दिया, क्या बोला है? दैट ए की प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया वाज नॉट अप्लाइड इन एसएसएल्स केस। कि एक प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मेड नहीं हुआ एसएसएल के केस में। यानी क्राइटेरिया रखा होगा उन्होंने कि जैसे फर्ज कीजिए कि 5 साल जिसको मार्केट में हो जाएंगे हम उसको अपनी लिस्ट में इंक्लूड करेंगे, इससे कम वाले सप्लायर की एग्जिस्टेंस को नहीं। कोई और भी क्राइटेरिया हो सकता है। क्राइटेरिया मेट नहीं हुआ। असूली तौर पे एज पर रूल क्या होना चाहिए? एज पर रूल क्या होना, एज पर प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? प्री क्वालिफाइड की लिस्ट से एक्सक्लूड कर देना चाहिए ना, क्राइटेरिया जो मीट नहीं कर रहा। द प्रोक्योरमेंट कमेटी कंसीडरिंग द एग्जाम्पलरी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस हिस्ट्री। चले अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ये असल में आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमारे एक वजीर थे, वजीर हवाबाजी एयरलाइंस के। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी पार्लियामेंट में खड़े होके कि हमारे बहुत से पायलट्स ऐसे हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, लाइसेंस नहीं है या डिग्री नहीं है। क्राइटेरिया जो था जहाज उड़ाने का पूरा नहीं कर रहे, लेकिन वो पायलट साल से जहाज उड़ा रहे थे। मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल है, एक पायलट उसके पास लाइसेंस नहीं है लेकिन वो 10 साल से जहाज उड़ा रहा है, आप उस जहाज में बैठेंगे या नहीं? कितने स्टूडेंट का ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? ओके। कितने स्टूडेंट का ख्याल है नहीं नहीं हम इस जहाज में बैठना पसंद नहीं? एक ज्यादातर कह रहे हैं मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। ओके, यानी आपको इससे फर्क नहीं पड़ता, लाइसेंस एक्सपीरियंस है उसके पास, ये काफी है। हालांकि एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, लाइसेंस असूली तौर पे दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ये एग्जांपल ज़हन में रखिएगा क्योंकि मैंने अब जो एथिक्स का छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाना है उसमें भी एग्जांपल काम आएगी और इसमें भी। यहाँ पे भी अब कंपनी यही सोच रही है कि भाई इसने क्राइटेरिया तो मीट नहीं किया लेकिन सामान इसने हमेशा माल हमें बहुत अच्छा दिया और टाइम पे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की पाबंदी करता रहा। अब वो सोच में पड़ गए हैं। अब ये मुझे बताइए, क्या ये एथिकल डायलेमा है? जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप ऐसे जहाज में ट्रैवल करना पसंद करेंगे कि नहीं, ये क्या, ये एक एथिकल डायलेमा है कि क्या ये करना चाहिए? डिसीजन पॉइंट है। तो यहां पे डायरेक्टर्स के लिए डिसीजन पॉइंट क्या है? क्या हमें इसको प्री क्वालिफाइड की लिस्ट में इंक्लूड करना चाहिए? डिसीजन पॉइंट समझ रहे हैं क्या है इसमें अंदर? वही हमारा एथिकल इशू है, वही एथिकल डायलेमा।
इस सजेस्टिंग तो क्या हुआ, प्रोक्योरमेंट कमेटी कंसीडरिंग द एग्जाम्पलरी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस हिस्ट्री ऑफ एसएसएल इज सजेस्टिंग ए स्पेशल वेवर ऑफ शॉर्टकमिंग फॉर ए पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 2 ईयर व्हिच द बोर्ड अप्रूव्स। वो एक स्पेशल वेवर कह रहे हैं कि इसको दे दीजिए 2 साल के लिए, कि 2 साल का टाइम दे दिया जाए ताकि ये अपने जो भी डेफिशिएंसी है उसको पूरा कर ले। क्यों 2 साल का टाइम दिया इसको, स्पेशल फेवर क्यों दे रहे हैं, उसकी गुड परफॉर्मेंस हिस्ट्री की वजह से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अगर हम टकर 5 क्वेश्चन मॉडल पढ़े होते ना तो हम कहता भैया ये फेवर नहीं, ये फेयर नहीं है। फेयर क्यों नहीं है, ये तो अदर क्वालिफाइड। भाई जो लोग क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं उनका क्या कसूर है। अगर आपने क्राइटेरिया पूरा करने वाले और ना करने वालों को एक बराबर कर दिया तो जो क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं उनके साथ तो ज्यादती होगी ना। अच्छा, यहां पे यही डिसीजन किस कैटेगरी में आएगा, गेस करें। अमेरिकन काउंटिंग एसोसिएशन मॉडल में यही चीज, प्रिंसिपल्स नॉर्म्स में, कि हम एक्सपेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स ऑब्जेक्टिव रहे अमंग सप्लायर्स। एज ए नॉर्मल कोर्स ऑफ एसएसएल्स क्लाइंट रिलेशनशिप स्ट्रेटजी, हायर मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर ऑफ पीसीएल रेगुलरली रिसीव्स स्मॉल। अच्छा, अब यहां पे देखें, यहां पे एक कहानी को आगे लेके एक एंगल डिफरेंट का आप फील कर रहे हैं, कहानी का एंगल यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। इधर इशू था प्री क्वालिफाइड की लिस्ट और अब कोई गिफ्ट की कहानी शुरू कर दिया इसने। एज ए नॉर्मल कोर्स ऑफ एसएसएल्स क्लाइंट रिलेशनशिप स्ट्रेटजी, हायर मैनेजमेंट एंड डायरेक्टर्स ऑफ पीसीएल रेगुलरली रिसीव्स स्मॉल गिफ्ट such as family passes for amusement parks and entertainment shows, diaries and fruit baskets। वो कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। अब इनमें तो कुछ हो सकता है छोटे हों, बाकी जैसे डायरी देना नॉर्मली एक बिल्कुल नॉमिनल सा गिफ्ट होता है, लेकिन कुछ इसमें कंपैरेटिवली बड़े भी है, जैसे फैमिली अम्यूजमेंट पार्क्स के पासेस जो हैं ये कंपैरेटिवली लार्ज अमाउंट की होती है इनकी वैल्यू। अप्लाई द ट्रिपल ए मॉडल ऑन द अबव सिनेरियो। अबव सिनेरियो पे ट्रिपल ए मॉडल अप्लाई करना है। अब हमने पूरी सिचुएशन का एनालिसिस करना है। अच्छा, आप बताइए हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सॉल्व करना है, उस सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, ये पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करना, लाइन ऑफ थिंकिंग को क्लियर करना स्टार्ट करने से पहले सबसे अहम है। पहला स्टेप क्या था, समराइज करना। समरी बना सकते हैं, बताइए कोई समरी बना सकते हैं। इसमें क्या, जरा बता दीजिए, उर्दू में बता दीजिए, सम अप करते हैं। इसमें क्या हुआ, कंपनी का सप्लायर क्राइटेरिया मेट नहीं कर रहा था, कंपनी ने स्पेशल फेवर दे दी, बस 2 साल की स्पेशल फेवर दे दी, बस इतना। एक सप्लायर क्राइटेरिया मेट नहीं कर रहा था, कंपनी ने उसके पास हिस्ट्री को सामने रखते हुए 2 साल की स्पेशल फेवर दे दी, बस 1.5 लाइन में लगभग इतना। फिर क्या, कंपनी के डायरेक्टर उसी सप्लायर से स्मॉल गिफ्ट रिसीव कर रहे हैं, खत्म, बस। अब आगे आपने ये नहीं, क्यों आप ना, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो इजी फील करते हैं कि जो एज इट इज क्वेश्चन के अल्फाज है वही सॉल्यूशन में आ जाए। कुछ अक्सर थ्योरीज में ऐसे चलता है, स्वॉट एनालिसिस में ऐसे चलता है, पेस्टल में ऐसे चलता है, लेकिन हर केस स्टडी में ऐसे नहीं चलता। ये जो एथिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल की केस स्टडीज है ना, इनमें आपने थोड़ा सोचना होता है। ठीक है, आपने तो यहां पे चूंकि समरी बनानी है तो क्या आपको एज इट इज ये लिखना चाहिए कि कंपनी पीसीएल रेगुलरली रिसीव स्मॉल गिफ्ट सच एज फैमिली पासेस फॉर अम्यूजमेंट पार्क्स एंड एंटरटेनमेंट शोज। क्या ये एज इट इज लिखना चाहिए कि सिर्फ इतना लिख दे कंपनी डायरेक्टर्स आर रिसीविंग गिफ्ट्स, सिर्फ इतना लिख, एज इट इज भी लिख दे, गलत, टेक्निकली गलत नहीं है, लेकिन आपका टाइम जाया करेगी ये चीज, इसके मार्क्स नहीं आते। सम अप कर दिया 2 इश्यूज। पहला कौन सा, प्री क्वालिफाइड सप्लायर स्पेशल वेवर दे दी पास हिस्ट्री की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से। दूसरा डायरेक्टर से भी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट दूसरा स्टेप क्या था, एथिकल। तो मुझे बताइए अब अब इसमें 2 इश्यूज हैं। पहले इश्यू के बारे में बताइए, एथिकल इश्यू क्या है। पहला, क्या फेवर देनी चाहिए या नहीं, ये एथिकल इशू है। इशू क्या है, क्या फेवर देनी चाहिए। और दूसरा क्या इशू है, क्या गिफ्ट एक्सेप्ट करने चाहिए या नहीं। गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे तो कौन सा थ्रेट राइज होगा,
फेमिलियरिटी थ्रेट, ठीक है, फेमिलियरिटी थ्रेट राइज होगा। और सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी आ सकता है, क्योंकि गिफ्ट की वैल्यूएबल अमाउंट्स होते हैं, ये भी राइज। और सिमिलरली अगर वेवर दे देते हैं तो फिर थ्रेट ये होगा कि डायरेक्टर्स ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे, न्यूट्रल नहीं रहेंगे बिटवीन ऑल वेंडर्स, ऑल सप्लायर्स, ठीक है। ये हालांकि थ्रेट नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल इफेक्ट होना ये भी हम थ्रेट में यानी नॉट की सेंस में इंक्लूड कर लेते हैं। ये करते हैं आप काउंटिंग में भी, ये आपको सिखाया हुआ है कि प्रिंसिपल का वायलेट होना ये भी एथिकल इश्यूज में डिस्कस कर सकते हैं, या कम से कम 2 इशू डिस्कस कर लें एथिकल इशू में, इतना ही काफी है। एक कौन सा है? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, दूसरा कौन सा है? फेमिलियरिटी थ्रेट। फेमिलियरिटी थ्रेट, ये जो सप्लायर है इसके साथ पास्ट हिस्ट्री कई सालों से काम कर रही है मैनेजमेंट, तो इनके साथ इनकी इंटरेक्शन की वजह से हो सकता है कुछ फेमिलियरिटी अराइज हुई हो, पास्ट परफॉर्मेंस है ना इस वजह से। और गिफ्ट की वजह से तो दोनों राइज होते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट भी और फेमिलियरिटी भी, ठीक है। तो एथिकल इश्यूज में अगर तो आप थोड़ा सा टेक्निकल हैं तो आपने 2 थ्रेट लिखने हैं, कौन कौन सा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ इंटरेस्ट किस वजह से? गिफ्ट की वजह से। फेमिलियरिटी थ्रेट किस वजह से? गिफ्ट की वजह से भी, और इस पार्टी के साथ पास रिलेशनशिप की वजह से भी। एथिकल इशू समझ आ गए, 2 इशू। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल्स एंड नॉर्म्स। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? एक तो ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी तो लगभग हर जगह पे आएगा। ऑब्जेक्टिविटी कैसे प्रिंसिपल इसमें है? यानी हम एक्सपेक्ट करते हैं एक कंपनी के डायरेक्टर से कि वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, कंपनी की पॉलिसी नहीं बताई उसने, तो हम जनरल जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको फॉलो करेंगे। जनरली हम डायरेक्टर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने सप्लायर के साथ डीलिंग में ऑब्जेक्टिव रहेगा, फेयर रहेगा, और प्रोफेशनल बिहेवियर के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेंगे। भैया बात समझ आई? तो कौन कौन से प्रिंसिपल यहां पे रेलिवेंट हो गए? ऑब्जेक्टिविटी और प्रोफेशनल बिहेवियर, ठीक है। अगर आपका टेक्निकली लिख सके ये नाम टाइटल बहुत अच्छी बात, ना लिख सके तो सिंपल वर्ड्स में भी आप कह दीजिएगा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स का बिहेवियर सप्लायर के साथ फेयर होगा, सारे सप्लायर्स के इंटरेस्ट को कंसीडर करेंगे, अनड्यू फेवर नहीं दी जाएगी किसी स्पेसिफिक सप्लायर को। और फिर हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि डायरेक्टर्स गिफ्ट्स या अदर इस तरह के परचेज सप्लायर से एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिससे पब्लिक को लगे कि ये बायस हो सकते हैं। ये क्या आपने लिखा? ये वाला कौन सा पॉइंट लिखा आपने? प्रिंसिपल्स लिखे, प्रिंसिपल लिखे। तो अभी तक हमारे कितने पॉइंट हो गए? 3। डन। अच्छा, अब इस केस स्टडी में बेसिकली 2 बड़े इशू चल रहे हैं, एक सप्लायर वाला, एक गिफ्ट वाला। 4th कैटेगरी कौन सी है हमारी? 4th हेडिंग कौन सी है? क्या करना है? अल्टरनेटिव कोर्स। तो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकते हैं? एक, वेवर देनी चाहिए, दूसरा वेवर देनी चाहिए, और अगर एक इशू होता तो यही 2 पॉइंट होते। देखिए यहाँ पे 2 इशू है, तो अब क्या करना है? गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, सॉरी, या गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं या गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये हमारे हो गए कोर्स ऑफ एक्शन। अब आपने क्या करना है स्टेप नंबर 5 में, जिसमें आपको मसला आता है, आपने कोर्स ऑफ एक्शन को मैच करना है प्रिंसिपल के साथ। अब मुझे कोर्स ऑफ एक्शन पहला जो है मैपिंग का, अब हम मैपिंग कर रहे हैं कोर्स ऑफ एक्शन की प्रिंसिपल के साथ। पहला क्या? अगर हम फेवर देते हैं तो फिर इससे क्या होगा? अगर डायरेक्टर स्पेशल वेवर देते हैं सप्लायर को, इससे प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कंप्रोमाइज होगा, और अगर फेवर नहीं देते तो इससे ऑब्जेक्टिविटी मीट हो जाएगी। अगर गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं तो फिर इसे ऑब्जेक्टिविटी भी इफेक्ट होगी और प्रोफेशनल बिहेवियर भी इफेक्ट होगा, इससे बायसनेस क्रिएट होगी। और अगर गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करते तो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी और प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बिहेवियर अचीव होगा। क्लियर?
सिंपल सेंटेंस लिंकिंग सिर्फ आप समझे किस चीज के किसके साथ हो रही है। स्टेप नंबर 6 में क्या करना है, अब कोर्स ऑफ एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं। अब कोर्स ऑफ एक्शन हमारे पास वही है चारों, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं। ठीक है, 4 में कोर्स ऑफ एक्शन बताया, 5th में कोर्स ऑफ एक्शन को लिंक किया प्रिंसिपल के साथ, 6th में कोर्स ऑफ एक्शन को लिंक किया कॉन्सिक्वेंस के साथ। अब अगर वेवर देते हैं तो क्या होगा, कंपनी के ऑपरेशंस विदाउट इंटरप्शन चलते रहेंगे, और अगर फेवर नहीं देते तो क्या होगा कि एक रिलायबल सप्लायर जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, नेक्स्ट सप्लायर में भी इतने रिलायबल, इतना हाई क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड ना कर सके। नेक्स्ट, अब आगे क्या डिस्कशन करनी है, अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट क्या होगा, हाँ गिफ्ट का। अगर गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होगा, डायरेक्टर्स को कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाएगा, गिफ्ट एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जनरल पब्लिक समझेगी कि डायरेक्टर जो है वो बायस हो गए टुवर्ड्स सप्लायर, स्पेसिफिक सप्लायर। और अगर गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करते तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, डायरेक्टर्स उस फाइनेंशियल बेनिफिट से महरूम हो जाएंगे। कॉन्सिक्वेंस समझ आ गया आपको। अब लास्ट में फिर क्या करना है, डिसीजन। तो डिसीजन क्या होगा, अब आप ओपन है, आपको एक सिचुएशन में जो भी मोस्ट सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन लगता है वो आप बता दीजिए। तो आपके ख्याल में कितने स्टूडेंट्स के में 2 डिसीजन करने हैं हमने, ये समझिए, एक नहीं 2 क्वेश्चन। गिफ्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, गिफ्ट के बारे में क्लियर डिसीजन दे देंगे, क्या डायरेक्टर को गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, खत्म बात। दूसरा, वेवर देनी चाहिए या नहीं, कितने स्टूडेंट का ख्याल है स्ट्रेट अवे डिसीजन होगा फेवर देनी चाहिए, कितनों का ख्याल है फेवर नहीं देनी चाहिए, सी स्ट्रेट। ओके, और ये भी लिख सकते हैं बिल्कुल फेवर नहीं देनी चाहिए। और प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोल्यूशन के फेवर एक्सटेंशन कुछ सर्टन लिमिटेड फेवर दे दे, यानी उसे 3-4 महीने का टाइम दे, इतना ज्यादा टाइम ना दे, 2 साल का, 2-3 महीने का टाइम दे दीजिए कि सर इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप अपना प्री क्वालिफिकेशन को पूरा करें, तब तक हम आपसे बाइंग नहीं करेंगे। ठीक है, ये कहा जा सकता है इसको। ठीक है, आप क्लियरली भी कह देंगे जी इसको एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, वो भी करेक्ट है। लेकिन अहम चीज क्या, एथिक्स को हमने ऊपर रखना है, प्रॉफिट को नीचे रखना है। डिसीजन में ये खास चीज आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर, 7 स्टेप समझ आ गए। एक दफा जरा फिर AAA मॉडल की हेडिंग्स पढ़ लें, मुझे बताएं क्या सारे कंसेप्ट्स आपके ज़हन में बैठ के पक्के हो गए, भूलेंगे तो नहीं। स्टेप 3 में आपने कहा कि एक तो एक्सपेक्टेशन लिखेंगे या कंपनी की नॉर्म्स लिखेंगे, कंपनी के नॉर्म्स की कोई एग्जांपल दे दो। कंपनी के नॉर्म्स, उन्होंने कहा स्टेप नंबर 3 में सर हमने नॉर्म्स प्रिंसिपल्स लिखने हैं। पहली कोशिश होगी अगर केस स्टडी के अंदर उसने कोई नॉर्म्स बताए हैं वो लिखेंगे, वरना हम जनरल लिखेंगे। ठीक है, कि किसी भी पोजीशन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे इस केस स्टडी के अंदर उसने कोई नॉर्म्स नहीं बताया, लेकिन अब जो ब्राइबरी वाली आपको याद है केस स्टडी की थी हमने, वो रिश्वत जिसमें वो लैंड एक्विजिशन में रिश्वत, उसमें उसने कंपनी के नॉर्म बताए थे कि कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाता। तो ये उसकी एक एग्जांपल है कि कोई तो इस सूरत में आपने नॉर्म्स कंपनी के लिखने हैं, लेकिन अक्सर वो नॉर्म्स नहीं बताएगा, अक्सर इस तरह की केस स्टडी की नॉर्म्स नहीं बताएगा। तो आपने फिर कैसे सोचना है कि नॉर्मली जनरल पब्लिक क्या एक्सपेक्ट करती है। जैसे ऑडिटर का केस हो, ऑडिटर से नॉर्मली क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इंडिपेंडेंट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। तो केस स्टडी के अंदर अगर नहीं भी लिखा हुआ ना, तो आपने जनरली जो एप्लीकेबल होता है प्रिंसिपल वो लिखेंगे। डिफॉरेस्टेशन वाले क्वेश्चन में उसमें लिखा हुआ था कि कुछ मसले आए हैं, तो सीएफओ ने कहा था कि ये हमारी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ये कंपनी की नोट में नहीं आ सकती कि सीएफओ कह रहा है। अच्छा, सीएफओ एक था डिफॉरेस्टेशन वाला, उसमें दरख्त काट रहे थे शायद, तो उसमें होता यह है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग ये कहती है कि जितने दरख्त आपने काटे आपने उतने ही फिर वो लगाने भी हैं। तो लगाने में कोई गड़बड़ कर रहा था, दरख्त काट रहे थे लेकिन लगाने के लिए वो कुछ थोड़ा उसमें गड़बड़ कर रहे थे, कम शायद इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और उन्होंने कोई इंटरनल ऑडिटर ने उसको आइडेंटिफाई किया तो उन्होंने उसको कोई प्रमोशन की रिश्वत दी थी, ऑफर की थी। यहाँ पे उसके अंदर उसने एक लाइन लिखी थी कि अब कंपनी की प्रैक्टिस ही है, सीएफओ ने कोई इस तरह की स्टेटमेंट दी थी, कंपनी की प्रैक्टिस, या ये बिजनेस ऐसे ही होता है। याद रखिए किसी भी कंपनी की अनएथिकल प्रैक्टिस कभी नहीं होती। ठीक है, रिटर्न प्रैक्टिस कभी भी अनएथिकल नहीं होगी। आपको बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसी मिलेंगी जो अनएथिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगी, बड़े लेवल पे इन्वॉल्व होंगी,
लेकिन ऑफिशियल कंपनी की प्रैक्टिस कभी भी ऐसी नहीं होगी रिश्वत देना है या गलत बयानी करनी है इन्वेस्टर के साथ, कभी भी नहीं होगी। तो वो जो बेसिकली उसकी स्टेटमेंट है ये उसकी अपनी जाती स्टेटमेंट है, ठीक है, किसी भी कंपनी की प्रैक्टिस नहीं होती है। क्लियर, कुछ कुछ समझ आया आपको? तो मुझे बताइए, क्या टकर 5 क्वेश्चन मॉडल की केस स्टडी अटेम्प्ट करने में कंफर्टेबल हैं? ट्रिपल ए मॉडल केस स्टडी कंफर्टेबल हैं? कौन सी वाली आपको ज्यादा, कितने स्टूडेंट्स को टकर वाली केस स्टडी आसान लगी, कितनों को ट्रिपल ए मॉडल वाली केस स्टडी आसान लगी? टकर वाली ज्यादा, ओके ओके, चलिए ठीक है। उसमें बेसिकली स्पेसिफिक हमें थिंकिंग मिल जाती है, यस नो करना है और आगे उसको केस के साथ रिलेट करना है। चलिए ये क्लियर। अच्छा, इसके बाद अब एक छोटा सा कंसेप्ट है हमारा। वो कंसेप्ट क्या है? वैल्यू जजमेंट। वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थिंकिंग तो जनरल पॉइंट है। कह रहा है बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अगर आप किसी प्रॉपर रूल को फॉलो करते एथिकल डिसीजन मेकिंग ना करे तो फर्स्ट टाइम बाज़ औक़ात जो थॉट आती है ना वो अक्सर गलत होती है। तो आपको डिसीजन करते हुए अपनी फर्स्ट थॉट पे फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि एक सेकंड थॉट देनी चाहिए उस फैसले को। और सेकंड ऑर्डर थॉट जो होती है वो सेकंड टाइम जो आप थिंकिंग रीथिंक करते हैं वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और बेहतर होती है। असल जो कंसेप्ट है आज वो क्या है? वो है हमारा वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट क्या है? मॉडल इज बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट। इट आइडेंटिफाइज कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वैल्यू। वैल्यू एनालिसिस क्या करता है? बैलेंस डिसीजन करने में हेल्प करता है। दो अप्रोचेस हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग की, एथिक्स अप्लाई करने की दो अप्रोचेस हैं, एंड पॉइंट एथिक्स और रूल एथिक्स। ठीक है, ये वैल्यू जजमेंट क्यों है? वैसे वैल्यू जजमेंट के कंसेप्ट के साथ पूछता नहीं है, पूछता वो एंड पॉइंट एथिक्स और रूल एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब ये पढ़ लेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी हेडिंग वैल्यू जजमेंट क्यों है। यानी हमने एथिकल डिसीजन मेकिंग करते हुए ये फैसला करना है, हमने वैल्यू किस चीज की वजह से बढ़ेगी, क्या वैल्यू क्या बेहतर है, क्या चीज ज्यादा वैल्यूएबल है, क्या एंड रिजल्ट ज्यादा वैल्यूएबल है या प्रोसेस ज्यादा वैल्यूएबल है, ये डिसीजन करना। इस कंसेप्ट को डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने दो मुहावरे रखता हूं। इंग्लिश में हम पढ़ते थे मैट्रिक में, आपने भी शायद सुने होंगे। एक था ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी जिस चीज का अंजाम ठीक है उसमें सब कुछ ठीक है। इसके पीछे साइंस पता क्या थी, यानी मैसेज क्या है कि बाज़ औक़ात आपको कोई अच्छा मकसद हासिल करने के लिए कोई छोटे मोटे गलत काम भी करने पड़ते हैं। सफाई करने के लिए कभी कभी हाथ गंदे भी करने पड़ते हैं, लेकिन अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव चूंकि सफाई है, भाई पूरे मोहल्ले की सफाई करनी है। तो अगर किसी एक दो लोगों के हाथ गंदे हो भी गए तो हालांकि गलत बात है कि किसी, लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो ये इन द लार्जर गुड ये एक्सेप्टेबल है। ये है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी अहमियत किस चीज की है? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव की, एंड की, प्रोसेस की अहमियत नहीं है। एक दूसरा मुहावरा भी सुना होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का मतलब क्या है? वे हमेशा सच बोलो चाहे नुकसान ही क्यों ना हो जाए। इसमें ये सिखाते थे, हमेशा सच बोलो चाहे नुकसान ही क्यों ना हो जाए। ये दो चीजें अलग अलग से एनालिसिस करें ना तो दोनों ही बातें ठीक लगती है, दोनों को फॉलो करना चाहिए। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमें फैसला करना पड़ता है दोनों में से किसी एक को। ठीक, मैं आपसे ये पूछता हूं, आपके लिए क्या चीज ज्यादा अहम है? क्या ये अहम है कि मंजिल अहम है या रास्ता अहम है? यानी हमें अल्टीमेट एक टारगेट बनाया, भाई उस टारगेट तक पहुंचना है जैसे तैसे भी हो, या कि ये कि टारगेट पे पहुंचे या ना पहुंचे
हमने जो प्रोसेस, जो प्रोसीजर फॉलो करना है वो ठीक होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए, उसमें हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। जैसे चीटिंग करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, उसके बाद मुल्क व कौम की खिदमत करेंगे, उसके बाद करेंगे, लेकिन क्या चीटिंग करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए? गलत प्रोसीजर के जरिए से एक मकसद हासिल करना चाहिए, सवाल ये है। इसका जवाब वो आपको बता रहा है। बेसिकली जो दो मॉडर्न है वो कहते हैं दो स्कूल ऑफ थॉट है, एक है एंड पॉइंट एथिक्स, इसे बोलता है यूटिलिटेरियनिज्म, एंड पॉइंट एथिक्स, और दूसरा कौन सा है? रूल है। बेसिक कंसेप्शन की हेडिंग में एंड पॉइंट एथिक्स में क्या कहता है? कहता है भाई अगर आप अहम किस चीज की, हमारे लिए अहम है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अगर तो आप जो भी काम करते हैं उससे अल्टीमेटली लार्जर पॉपुलेशन का, लार्जर सोसाइटी की वेलबींग हो रही है, तो वो चीज एथिकल है। यानी एथिकल का डिसीजन कैसे होगा? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव के ऊपर, कि कोई काम करने से अगर अल्टीमेट लार्जर ग्रुप का की बेहतरी हो रही है ज्यादातर लोगों की, तो वो चीज ठीक है। और रूल एथिक्स क्या कहते हैं कि अहम चीज ये नहीं एंड रिजल्ट क्या है, अहम चीज ये है कि आपने जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है वो रूल्स के मुताबिक हो, वो रूल्स के मुताबिक। ठीक है? जैसे अगर किसी की जान बचाने के लिए इशारा काटना चाहिए कि नहीं, एंड पॉइंट एथिक्स क्या बोलेंगे? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव चूंकि गुड है तो आप एक प्रोसीजर को वायलेट कर सकते हैं। क्यों बोला अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव? रूल एथिक्स क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव से गर्ज नहीं है, रूल को फॉलो कर। ठीक है? क्योंकि हो सकता है दूसरी तरफ भी कोई मरीज हो फॉर एग्जांपल, या दूसरी तरफ के लोग जो है उनको भी कोई ना कोई अर्जेंसी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो बहरहाल ये स्कूल ऑफ थॉट, यहां पे ये आपको हरगिज नहीं सिखाया जाएगा कि दोनों में से कौन सा बेहतर है। दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव बताए जा रहे हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अहम है, ऑब्जेक्टिव अच्छा होना चाहिए, तरीकाकार कोई सा भी हो फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा क्या कहेगा? तरीकाकार अहम है, रूल्स फॉलो करना अहम है, ऑब्जेक्टिव अचीव हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ये दो है। आगे चल के उसने यही एक्सप्लेनेशन दी है कि वो जब आप पढ़ेंगे ना घर जाके, तो उसमें उस टाइम मेन एक्सप्लेनेशन यही है। जैसे एंड पॉइंट एथिक्स में ये वाला है, मैं सेकंड पैराग्राफ, थ्रू एंड पॉइंट एथिक्स वन सीक्स द ग्रेटेस्ट बेनिफिट फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स। कि स्टेक होल्डर के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर क्या, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे होगा। दिस रिक्वायर्स सम कंप्रोमाइज फॉर सर्टेन सेगमेंट्स ऑफ स्टेक। कहता है चाहे थोड़े बहुत स्टेक होल्डर को नुकसान हो भी रहा हो, लेकिन अल्टीमेट क्या देखा जाएगा? ग्रेटर, जो चीज, जिस एक्ट का ग्रेटर, ज्यादा से ज्यादा स्टेक होल्डर को ज्यादा से ज्यादा फायदा है, थोड़े बहुत को नहीं कंसीडर करना, थोड़े बहुत को कंसीडर नहीं करना, ग्रेटेस्ट को कंसीडर करना है। तो वो कोर्स ऑफ एक्शन क्या समझा जाएगा? बेनिफिशियल है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। रूल एथिक्स में क्या कह रहा है वो? कि हमने रूल एथिक्स फॉलोज द ड्यूटी एंड नॉर्म्स रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम, डिसीजन इज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ द लैंड द एंटिटी स्टेट। कह रहा है आपने काम सही किया कि नहीं किया, इसमें आपने कोई एक्ट सही किया कि नहीं किया, कैसे जांचा जाएगा ये चीज? क्या उसका एंड रिजल्ट ग्रेटेस्ट स्टेक होल्डर को उससे फायदा पहुंचा, तो आपने जो भी काम किया ठीक किया। और इसमें क्या रूल एथिक्स में क्या कहा जाएगा? कि आपने रूल को फॉलो करना है, जिस मुल्क में रहते हैं उसके रूल, जिस कंपनी में रहते हैं उसके पॉलिसीज को फॉलो करना, चाहे कुछ भी हो, यानी नुकसान भी चाहे क्यों ना हो रहा हो, आपने प्रोफेशनलिज्म को, अपने कोड को, अपने रूल्स को नहीं छोड़ना। इसी को अगर सामने रखे तो मुझे बताइए, वो जो हमने केस स्टडी की थी जिसमें लैंड की अप्रूवल डिले हो रही थी, और अगर थोड़े से पैसे दे देते तो अप्रूवल मिल जाती। अप्रूवल मिलने से कंपनी का भी फायदा होता, उस मैनेजर का भी फायदा होता, शेयर होल्डर्स का भी फायदा होता, लोकेलिटी का भी फायदा होता, एम्प्लॉयमेंट हो जाते, मिल जाते, गवर्नमेंट को टैक्स मिलते। तो ग्रेटेस्ट स्टेक होल्डर्स के लिए ग्रेटेस्ट बेनिफिट होता। बताइए अगर वो रिश्वत दे देता और जल्दी अप्रूवल ले लेता, एंड पॉइंट एथिक्स के मुताबिक जस्टिफाइड के नॉट जस्टिफाइड? जस्टिफाइड। एंड रिजल्ट, हालांकि थोड़ा गलत काम करना पड़ा, एंड रिजल्ट ठीक है, लेकिन रूल एथिक्स के मुताबिक फर्क समझ आ गया आपको? आखिरी एग्जांपल, आपने बचपन में कहानी सुनी होगी रॉबिन हुड की, या कुछ इस तरह की एग्जांपल सुनी होगी, वो जी
अमीरों से माल लूट के गरीबों में बांट देते हैं। वो डाकू शाकू होता था कोई। तो अमीरों से, आपके ख्याल में ये एक्ट सही, अब आपने ये डिसीजन, ये एक्ट इवैल्यूएट करना है, क्या ये एक्ट सही है कि नहीं। अब देखिए एंड पॉइंट एथिक्स क्या बताते हैं, हालांकि थोड़े से जो चंद एक अमीर लोग हैं उनका नुकसान हो रहा है, लेकिन ज्यादातर गरीबों का फायदा हो रहा है। अल्टीमेटली ग्रेटर स्टेक होल्डर का ग्रेटर बेनिफिट है, तो वो क्या कहता है, ठीक है। लेकिन रूल एथिक्स क्या कहते हैं, नहीं भाई, कि डकैती हमेशा से, कि डकैती जो है वो एक जुर्म है, कानून ने उसे जुर्म करार दिया हुआ है, ये काम नहीं करना चाहिए। अब दोनों तरह के लोग मौजूद हैं, कुछ एंड पॉइंट एथिक्स को फॉलो करते हैं और कुछ रूल एथिक्स को फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया। एग्जाम में अगर आपको कोई इस तरह का डिसीजन दे दे और कहे वैल्यूएट करो एंड पॉइंट एथिक्स के मुताबिक रूल, तो कर लेंगे उसको। ओके चलिए, तो फिर अभी जो हमने डिसीजन किया है वो कौन सा, एक्सटेंशन वाला, बारे में बताइए। एक्सटेंशन दे दी डायरेक्टर ने 2 साल के लिए, बताइए क्या ये एथिकल है। एंड पॉइंट एथिक्स के मुताबिक अगर देखे तो एंड पॉइंट एथिक्स है अल्टीमेट रिजल्ट, तो वो क्या है, जस्टिफाइड है। और रूल एथिक्स के मुताबिक देखे तो क्लियर हो गया जी। ओके चलिए, ये अब हमारा मैनेजेरियल पोर्शन में समझिए कि लगभग 70% सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। 20% हमारा सस्टेनेबिलिटी का रह गया है और 10% पेस्टल एनालिसिस रह गया है। पेस्टल एनालिसिस के 3 चैप्टर्स हैं। 3 चैप्टर्स को देख के आपने इस गलतफहमी का शिकार नहीं होना कि कोई बहुत हमारा आधा सिलेबस रह गया है। इस गलतफहमी का शिकार एक लेक्चर है। पेस्टल एनालिसिस की केस स्टडी आती है, रिप्रोडक्शन का शाज़ो नादर सवाल आता है, और पेस्टल एनालिसिस की केस स्टडी एक लेक्चर में कंप्लीट होएगी। प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप ये ना सब, क्योंकि आप नंबर ऑफ लेक्चर वगैरह कैलकुलेट करते होंगे, सिलेबस कैलकुलेट करते होंगे। और फाइनेंस पोर्शन में हमारे 3 टॉपिक रह गए हैं फाइनेंस वाले। कौन कौन सा वाला, वर्किंग कैपिटल, बजटिंग और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो सिलेबस की लेंथ या उसके बारे में आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा लगता है चीज है लेकिन टाइम ज्यादा। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट बज़ाहिर देखेंगे ना, अगर चंद एक चैप्टर्स हैं उसके ऊपर सबसे ज्यादा 10 लेक्चर्स लगेंगे उसके ऊपर। तो सिलेबस की कुछ चीजें, और पेस्टल एनालिसिस जो है 3 चैप्टर्स हैं, 3 चैप्टर्स एक लेक्चर में निबट जाएगा। हाँ, थ्योरी पढ़नी है हमने, उसमें मजीद लेक्चर लगेंगे, 4-5 लेक्चर लगेंगे टोटल, लेकिन जो केस स्टडी जो आई क्या पूछता है वो एक लेक्चर। ठीक है, अच्छा अब हम बताना ये चाह रहा था कि वो आपकी कैलकुलेशन है कि कितना सिलेबस रह गया, कितने लेक्चर रह गए, उनके बारे में आप परेशान नहीं होना। सिर्फ एक काम करते रहना है, जो असाइनमेंट्स दे रहा हूँ साथ साथ करते रहना है और प्रीवियस टॉपिक को रिवाइज करते रहना है। बस ये 2 काम करते रहें, बाकी मेरी जिम्मेदारी। आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट बेसिकली इंट्रोडक्शन सिर्फ दे रहा हूँ आपको। हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का टॉपिक बजटिंग से पहले करना लाजमी होता है, इसलिए कि बजटिंग के कुछ क्वेश्चंस के अंदर वर्किंग कैपिटल के टॉपिक्स यूज होने। वर्किंग कैपिटल पता है आपको क्या, किसको कहते हैं, अकाउंटिंग में पढ़ा होगा आपने शायद, किसको, करंट एसेट्स माइनस करंट। अब ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं ये फाइनेंस पोर्शन किया, मैनेजरियल पोर्शन हमारा क्लोज, मतलब क्लोज से मुराद अभी तक। अब हम शिफ्ट कर रहे हैं फाइनेंस। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अच्छा जरा बताइए, एक पर्सन की जेब में, उसके पास घर में, उसके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया पड़ा है, आप उसको गुड पर्सन समझेंगे कि बैड? बैड, शाबाश, ये समझना। करंट एसेट ज्यादा से ज्यादा होना अकाउंटिंग में बताया जाता है अच्छी बात है, करंट रेशियो इंप्रूव होती है। फाइनेंस में कहा जाता है बुरी बात। क्यों भला? क्योंकि करंट एसेट्स आप होल्ड तो कर रहे हैं, आप उनसे कुछ पैसे कमा नहीं रहे। आपको चाहिए कि आपके पास जितने भी पैसे हैं उनको इन्वेस्ट करें ऐसी एक्टिविटीज में जिसमें पैसे आए। एक असूल ये, और दूसरा असूल कोशिश करनी है, फाइनेंस ये कहता है कोशिश करनी है अपने पैसे कम से कम हो, दूसरों के पैसे ज्यादा से ज्यादा हो। यानी दूसरों के पैसों से प्रॉफिट कमाना ये फाइनेंस पसंद करती है, अपने ही पैसों से प्रॉफिट कमाना कहते हैं ये भी अच्छी बात है। लेकिन कमाल की बात क्या है कि पैसे भी दूसरों के हों और प्रॉफिट भी हम कमाएं। ये इसीलिए वो ये कहते हैं वर्किंग कैपिटल का पहला असूल। वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन तो अकाउंटिंग में पढ़ ली, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का पहला असूल,
करंट एसेट्स कम से कम होने चाहिए, करंट लायबिलिटीज ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। आसान अल्फाज में वर्किंग कैपिटल जितना कम हो उतना बेहतर है। ये आपके काउंटिंग के रूल से कंफ्लिक्ट करेगा, मैं पहले बता रहा हूं। अकाउंटिंग में तो ये बोला जाता है भाई कंपनी की परफॉर्मेंस को वैल्यूएट करना है, करंट रेशो जितनी ज्यादा होगी कंपनी उतनी अच्छी है। ये अकाउंटिंग सिखाती है आपको, ऐसी सिखाती है ना। फाइनेंस क्या सिखाती है? करंट रेशो जितनी ज्यादा होगी उतना बुरी बात है। क्यों भला? आपके पैसे जो है वो टाई अप पर जो है, करंट एसेट ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है। इसका मतलब है आप तो दूसरों को उधार दे रहे हैं, आपको कोई उधार नहीं दे रहा। इसका मतलब है आपने इन्वेंट्री खरीद के रखी हुई है, बिक नहीं रही। तो फाइनेंस में हम इसको नेगेटिव सिंबल के तौर पे लेंगे। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इसी चीज का नाम है, डिसाइड करना। अच्छा, वो ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल वर्किंग कैपिटल जो करंट एसेट जीरो हो जाए और करंट लायबिलिटी मैक्सिमम, नहीं। कहता है एक ऑप्टिमम बैलेंस होता है, करंट एसेट कितने होने चाहिए, करंट लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए। आपका एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम लेवल ऑफ डेटर्स क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम लेवल ऑफ क्रेडिटर्स क्या होना चाहिए। ये एक कैलकुलेशन होती है जो आपने करनी है, और आपके बिजनेस के जो डेटर्स, क्रेडिटर्स और इन्वेंट्री है इसके मुताबिक होने चाहिए। ना एक रीजनेबल अमाउंट से ज्यादा होने चाहिए और ना रीजनेबल अमाउंट से कम होने चाहिए। इसी चीज को मैनेज करने का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो याद रखें, आपको बताया था ना अब वो एक दफा क्या कि कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप देखें, कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप देखें तो बैलेंस शीट में भैया ये चेक करके ना साइड पे कर लिया करें। देखिए मेरा टाइम ज़ाया हो गया, ठीक है। अब इसको चेंज करने में बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स होते हैं, करंट लायबिलिटीज होती हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं, इक्विटी होती है। ऐसा ही है जी। इसकी फाइनेंसिंग हमने सीख ली कहां? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। नॉन करंट एसेट्स की फाइनेंसिंग डिसीजन सीखे कहां? इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में। अब क्या करने जा रहे हैं? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की फाइनेंसिंग से फाइनेंशियल मैनेजमेंट इनकी सीखने जा रहे हैं। और इनका क्या टॉपिक है हमारा? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें हमने क्या सीखना है? 3 कंपोनेंट के बारे में। वैसे छोटे छोटे और कंपोनेंट भी है, कैश भी होता है और अक्रूड और प्री पेमेंट्स भी होती हैं वर्किंग कैपिटल में, ऐसा ही है ना। लेकिन इसमें जो सबसे बड़े कंपोनेंट होते हैं ना किसी भी बिजनेस में, कैलकुलेट करके देख लें, कैश ज्यादा नहीं रखते, वो थोड़ा बहुत रखते हैं बस डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो जरूरी हो। ज्यादा वर्किंग कैपिटल के अगर मैं आपसे पूछूं ना, वर्किंग कैपिटल के अंदर 3 सबसे बड़े सबसे अहम कंपोनेंट्स बताएं कौन कौन से हैं? 3 सबसे अहम, तो आप कौन कौन से बताएंगे? डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमने इन्हीं 3 चीजों की मैनेजमेंट सीखनी है। किस किस की? डेटर, क्रेडिटर और इन्वेंट्री। डन जी, ठीक है। ये जहन में रखिएगा। आज अगर आप कर सके ना, यानी कल का लेक्चर अगर आप समझते हैं सुकून से निकलता रहे, मतलब आपको फील ही ना हो कि कोई नई चीज सीख रहे हैं। तो अकाउंटिंग में जो आपने वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट पढ़ा है, फार्मूला पढ़ा है, और अगर रेशोज पढ़ी है ना, रेशोज कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ी है? डेटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्न, बेहतरीन। ये मैंने सिखानी है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पढ़ के आना और मैंने नहीं सिखानी है। लेकिन अगर आपके पास कोई नोट्स पढ़े हुए हैं, पहले आपने पढ़ा, तो उसको रीड कर रहिएगा। कल का लेक्चर आप सुनते जाएंगे, समझ आता जाएगा। लेकिन जो इन्होंने नहीं पढ़ी हुई रेशो, परेशान ना होइए, क्योंकि एक एक चीज हमारी फाइनेंस में टेस्ट होनी है, वो मैंने आपको अलग से सिखानी है। मैं ज्यूम नहीं करूंगा कि आपने कैरी फॉरवर्ड किया वो उस कंसेप्ट को, कंसेप्ट डिस्कस होना है। लेकिन अगर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, रीडिंग कराएंगे ना, तो आप आसानी के साथ समझते जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ है उनके लिए समझ लीजिए कल का लेक्चर जो है वो 70% ईजी हो गया। नहीं पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या करें, आज वर्किंग कैपिटल में 3 रेशो सीखा है कल। कौन कौन सी? डेटर्स टर्नओवर रेशो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशो। डन जी। हाँ, एक चीज नहीं सीखनी, इसको रिवाइज करें और एक चीज को अनलर्न करना है। अनलर्न का मतलब क्या है? यानी जो पहले सीखा उसको होता, वो क्या? अकाउंटिंग में आपको सिखाया जाता है कि जो डेटर्स टर्न रेशो में एवरेज डेटर यूज करने हैं, इन्वेंटरी टर्न रेशो में ये याद है, यहाँ पे हमने एवरेज यूज नहीं कर, ये पहले कभी बताया मैंने क्लास में बात,
हाँ, तो हमने सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस यूज करने हैं, ठीक है। यानी 2022 की डेटर टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट होगी, 2022 के डेटर्स और 2022 की सेल्स की बेस पे। डन जी, करेंगे कल। चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।